नमस्कार। आज का ये जो एपिसोड है, ये कहानी हमें कुछ सिखाती है। ये सीखने वाली कहानी है और इससे दो चीज़ें सीख सकते हैं आप। एक तो कि सातिर कातिल चाहे जितना भी सातिर क्यों ना हो, वो कोई न कोई एक ऐसा सबूत छोड़ ही देता है या कहें छूट ही जाता है जो पुलिस को उस तक पहुंचने में मदद करती है। पहला। दूसरा कि जीवन में का 1 मिनट का गुस्सा आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है, तबाह कर सकती है। ये भी इस कहानी को सुनने के बाद आप सीख सकते हैं। तो ये एक ऐसे कत्ल की कहानी है जिसमें ये सारी चीज़ें आपको समझने को मिलेगा। सच्ची घटना पर आधारित तो ये कहानी है ही। जो बातें मैं कह रहा हूँ, अगर वो बातें सही आपको लगे तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये कहानी मुंबई के धारावी इलाके का है। वहाँ कुर्ला स्टेशन के आसपास मेट्रो का काम चल रहा है और उस काम को चलने में जो टीन के शेड लगे हुए होते हैं जिससे कि आम पब्लिक अंदर की चीज़ें को न देख सके, और मेन पर्पस उसका होता है सेफ्टी, कि जैसे वहाँ खुदाई चलती रहती है, कभी पत्थर उड़ते हैं, कभी मिट्टी उड़ता है, तो इन चीज़ों से पब्लिक को बचाने के लिए वो आपने देखा होगा टीन का शेड लगा हुआ होता है। तो सुबह सुबह की बात है, 2 मजदूर जो उसमें काम करते थे उन्होंने देखा कि 2 टीन का शेड जो है वो ऐसे गिरा हुआ है। उन मजदूरों को लगता है कि शायद हवा से, पानी से, या हो सकता है कि कोई गाड़ी आके टक्कर मार दी होगी जिसके कारण वो शेड गिर गया। वो दोनों सज्जन व्यक्ति थे, उन्होंने सोचा कि चलो उसको उठा देते। जब वो उठाने गए तो जहाँ पे टीन का शेड पड़ा हुआ था वहाँ एक गड्ढा था। उस गड्ढे में उन्होंने एक बड़ा सा काला रंग का बैग देखा। जब बैग देखा तो मन में एक उत्सुकता सी जागी। अब उस उत्सुकता के कारण उन दोनों ने तय किया कि बैग को देखा जाए, इसमें है क्या। जब वो खोलते हैं तो उनको दिखाई देता है कि उस बैग में किसी का लाश पड़ा हुआ है, डेड बॉडी पड़ी हुई। अब डेड बॉडी जैसे ही देखते हैं उनके हाथ पांव फूल जाते हैं, उनकी तो चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। तब वो चिल्ला चिल्ला कर अपने मित्रों को बुलाने लगते हैं कि अरे आओ देखो क्या है, आओ देखो क्या है। लोग दौड़ते हैं और उसी में से कोई समझदार व्यक्ति जो था उसने 112 नंबर पे पुलिस को कॉल कर देती। पुलिस वहाँ पहुँचती है और पुलिस के वहाँ पहुँचने के बाद जब पुलिस तहकीकात में जुट जाती है कि आखिर ये लाश है किसका, पहले ये तो पता चले, तो अगली बात पता चलेगी कि इसको किसने कत्ल किया। वो पता लगाने के लिए पहले उस बॉडी को देखता है। तो बॉडी का चेहरा एकदम साफ, क्लीन, कोई दिक्कत नहीं। बस ये है कि गले पे ऐसे लगता है जैसे किसी रस्सी का निशान है। मालूम पड़ता है कि किसी ने गला घोट कर उसका कत्ल किया है। वो लड़की को ध्यान देते देते एक अधिकारी ने देखा कि वो एक पहनी हुई है लॉकेट, उस लॉकेट में क्रॉस का निशान बना हुआ है। इतना तो तय हो गया उस क्रॉस के निशान से कि ये लड़की जो भी है वो एक क्रिश्चियन है। तो चलो शुरुआत तो होती है, कुछ तो मिलता है, कुछ तो आगे करने का रास्ता मिला पुलिस को। अब पुलिस क्या करती है कि मुंबई में या आसपास के इलाके में जितने भी चर्च हैं उन सारे चर्च के पादरी से वो लोग संपर्क करते हैं। उस बच्ची का, उस डेड बॉडी का फोटो दिखाते हैं और कहते हैं कि क्या आप लोगों के यहाँ ये लड़की आती थी। जनरली चर्च में लोग संडे वंडे को जाते हैं वहाँ पे पूजा प्रेयर करने, तो क्या संडे को ये आती है लड़की आपके यहाँ चर्च में प्रेयर करने? नहीं पता चलता है। फिर 20-25 जितने भी पादरी उस इलाके में चलते थे, सारे पादरी से संपर्क करके और उनको ये कहा जाता है कि आप लोग जो है इसका पता लगाइए। अब सारे पादरी लोग अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उस लड़की का फ़ोटो भेजने लग जाते हैं
ये कहते हुए कि भाई जो कोई भी इसको जानता है इसके बारे में जानकारी दो ताकि इसके माँ बाप का पता लगाया जा सके। वो फोटो घूमते घूमते सेंड हो रहा है, रीसेंड हो रहा है व्हाट्सएप में, फेसबुक में, या जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं वो सारे पादरी लोग और उनके जो शुभचिंतक हैं, फॉलोअर हैं, वो लोग इधर उधर फॉरवर्ड करने लग जाते हैं। समय कुछ दिन बीतता है, उसके बाद धारावी इलाके के पादरी के पास एक पुलिस को कॉल आती है और वो पुलिस को कॉल कहती है कि हाँ इसके बारे में जानकारी तो मिल रही है और मुझे किसी पादरी ने बताया, उड़ीसा के पादरी ने, कि वो इस लड़की को जानते हैं। पुलिस उन तक पहुंचती है, उस पादरी से संपर्क किया जाता है जो उड़ीसा के होते हैं। देखो कुछ नहीं है, सिर्फ एक चीज़ है और वो क्या है? वो लॉकेट। वो लॉकेट जो है लोगों को का परिचय दे रहा है। अब वो उड़ीसा के पादरी बताते हैं कि हाँ हम इनके पेरेंट्स को जानते हैं, तो पुलिस कहती कि अगर आप जानते हैं तो उनके माँ बाप से आप बातचीत करें और पता लगाएं कि ये फ़ोटो दिखा करके कि ये वही तो नहीं है। जब बातचीत करते हैं तो पता चलता है कि हाँ लड़की वही। लड़की का नाम प्रियंका बताया जाता है। माँ बाप को बुलाया जाता है। तब तक आपको मैंने बताया ही कि समय लंबा गुजर जाता है। इधर उसका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह सारा कुछ आ जाता है और उसके बाद जो है, अब ये तो क्लियर हो गया कि डेड बॉडी इस प्रियंका नाम की लड़की का है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ था कि कत्ल किसने किया है। तो माँ बाप से बातचीत होती है। माँ बाप बताते हैं कि हाँ पता तो है कि मेरी बेटी लिव इन रिलेशन में धारावी में किसी लड़के के साथ रहता था और अक्सर उसके साथ लड़ाई झगड़ा तो होते रहती थी, यहाँ तक की खबर हम तक है। माँ बाप जो है बताते हैं कि इसी ज़िले का, मतलब वो उड़ीसा के ही एक किसी ज़िले का जिसमें ये लोग रहते थे, उसी ज़िले की वो लड़की है और वो लड़का भी उसी ज़िले का है। तो ये लोग आपस में रहते हैं, लेकिन मुंबई में वो लोग कहाँ रहते हैं इस बात की जानकारी उनके पास नहीं थी। चलो धीरे धीरे पुलिस जो है अपने मुखबिरों के माध्यम से धारावी के इलाके में लोगों को छोड़ती है, तो ये क्लियर हो जाता है कि वो धारावी में रहती है। बाद समय गुजरने के बाद ये भी पता चल जाता है कि वो कहाँ और कौन से घर में रहती थी। उस घर तक पुलिस पहुंचती है लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि वो 19/11/2023 की कहानी है और 19/11/2023 के बाद वो न लड़की आती है इस घर में और न लड़का आता है इस घर में। तो वैसे पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगती है, लेकिन पुलिस यहाँ पे अपनी उम्मीदें नहीं छोड़ती है और उसके बाद ये जो केस है वो क्राइम ब्रांच को चला जाता है। क्राइम ब्रांच ने अपने लोगों के माध्यम से यहाँ तक पता लगा लिया कि एक सेओन नाम का कोई इलाका है, उस इलाके में वो लड़का एक समोसा के दुकान पे काम करता है। पुलिस उस समोसे के दुकान तक पहुँच जाती है और पहुँचने के बाद उससे छानबीन करने के बाद पुलिस जब लगभग 6 बजे वहाँ पहुँचती है, तब तक वो लड़का छुट्टी लेके चला गया था। अब पुलिस को ये लगता है शक में कि कहीं, और वो दुकानदार बताता है कि अब ये लड़का कल आएगा, तो उसको पुलिस को लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कल ये आएगा नहीं, इसको अगर पता चल जाए कि यहाँ तक पुलिस पहुँच चुकी है तो हो सकता है लड़का कल ना आए यहाँ। तो पुलिस कहती है कि चलो कल तक का तो इंतज़ार करेंगे, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि उस समोसे वाले के पास वो कहाँ रहता है इस बात का एड्रेस भी नहीं मालूम था, क्योंकि वो नया नया अभी काम शुरू किया था। तो पुलिस के पास दूसरा कोई ऑप्शन था नहीं, लेकिन फिर भी सोचा कि अगले दिन का इंतज़ार करने से बेहतर है कि बीच में इधर आसपास के इलाके का जितना भी टीवी फुटेज है उसको खंगाला जाए। पुलिस लग जाती है अपने इस काम में और उसमें ये पाती है कि ये लड़का थोड़ा दूर आगे तक तो चलता है, लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद उसके हाथ में एक बैग होता है, वो बैग लेकर के आगे बढ़ता हुआ चला जाता है।
पुलिस को शक हो गया कि शायद इसको इस बात का इल्म हो चुका है कि पुलिस इस दुकान तक पहुंच गई है और वो कल यहाँ नहीं आने वाला है। लेकिन अब मामला चूंकि उड़ीसा का है तो ये लोग ये दिमाग में तो लगा लेते हैं कि ये लड़का अगर जाएगा वापस तो उड़ीसा जाएगा। तो तुरंत कंट्रोल रूम से सारे जगह पे कॉल जाती है और सारे रेलवे स्टेशन को इत्तला कर दिया जाता है कि अगर इस चेहरा का लड़का कोई दिखे तो आप लोग जो है हमें इन्फॉर्म कीजिए या इसको रोकिए। तो शाम को एक फ़ोन आती है पुलिस कंट्रोल रूम में और वो बताता है कि ये जो लड़का है यहाँ पे अभी उत्तर प्रदेश जाने वाली एक ट्रेन में बैठ के गया है, उसमें ये दिखा है। पुलिस को शक लगती कि ये उत्तर प्रदेश क्या करने जाएगा। तो फिर उनके दिमाग में आता है कि हो सकता है आगे जा कर के किसी स्टेशन पे जा कर के और वहाँ पे वो ट्रेन जो है वो चेंज कर ले, ये इनके मन में बात चलती है। लेकिन सवाल है कि क्या उस समय के बाद यहाँ से या रास्ते से कोई अगला वो दिखता है या नहीं दिखता है, ट्रेन जाती है या नहीं जाती है, ये सोचने लगती है पुलिस। तो पता लगता है कि हाँ, रात के 9:30 बजे वहाँ से थाने से एक ट्रेन है जो उड़ीसा जाती है। अब थाने को रिपोर्ट किया जाता है, कल्याण को रिपोर्ट किया जाता है, उनको इत्तला की जाती है कि वहाँ पे अगर कोई इस प्रकार का चेहरे का कोई दिखे तो एक बैग के साथ है वो लड़का, तो दिखे तो आप तुरंत उसको पकड़िए और फिर हम लोग आएंगे। एक फ़ोन कॉल आता है कि वो लड़का थाने स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे उतरा है और जैसे ही ये बात आती है तो यहाँ से ऑर्डर होता है कि उसको होल्ड किया जाए, पकड़ा जाए। पुलिस टीम वहाँ पहुँचती है, क्राइम ब्रांच की टीम, और बाहर में वो लड़का चाय पीता हुआ, चाय की चुस्की लेते हुआ मिल जाता है। अब जो है पुलिस उसको डिटेन करती है और डिटेन करने के बाद लड़का के पास कोई ऑप्शन तो था नहीं, क्योंकि सारी कहानियाँ पुलिस के पास थी, तो वो इस बात को, इस गुनाह को कबूल कर लेता है। अब वो बताता है वो कत्ल की कहानी, कहता है कि हम दोनों यूं ही, जब कोरोना का टाइम चल रहा था तो हम दोनों जा रहे थे ट्रेन पकड़ करके वापस उड़ीसा, बॉम्बे से, और इसी जगह पे, इसी ट्रेन में हम लोगों की मुलाकात हुई थी, जनरल बोगी में ही, और वहाँ पे परिचय हुआ। परिचय के बाद ये हुआ कि अरे ये तो हमारे ही ज़िले की है। तो बात आगे बढ़ी, बात यहाँ तक बढ़ी कि उतरने से पहले एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज हुआ, बाद में एक दूसरे से प्यार हो गया, फिर लोगों का मिलना जुलना हो गया, और वापस जब आए तो वो दोनों साथ में बॉम्बे आए और तय कर लिए कि भाई जब मोहब्बत है ही तो अब अलग क्या रहना, एक साथ ही रहेंगे। तो धारावी के उस कमरे में हम लोग रहते थे और हम उससे प्यार भी बेइंतहा करते थे। लेकिन एक दिन की घटना है कि जब मैं वहाँ से वापस कहीं काम करके आ रहा था तो वो बातचीत कर रही थी फ़ोन पे, और फ़ोन का स्पीकर जो है वो वॉल्यूम जो है इतना तेज़ था कि वो किसी दूसरे गैर मर्द से, दूसरे लड़के से वो बात कर रही थी और बातचीत से बिल्कुल स्पष्ट हो गया था। तो ये बात मेरे बर्दाश्त के बाहर हो गया, और वहाँ पे मछली पकड़ने वाला कुछ होता है, तो उसकी रस्सी से मैंने इसका गला घोंट दिया और तब तक घोंट के रखा जब तक कि इसकी मौत न हो। तो ये गुस्सा उसका मात्र 1 मिनट का था जिससे उसने ये कत्ल किया। और उसके बाद चूँकि वो उससे प्यार करता था तो ऐसा कोई इरादा नहीं था कि हम इसका पहले से कत्ल करें या पहले से कत्ल करने का कोई प्लानिंग था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो सडनली गुस्सा आया और उसने उसका गला घोंटा, क्योंकि गैर मर्द के साथ इस तरह की इश्क जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने कत्ल कर दिया। इस गुस्सा का अंजाम ये हुआ कि अब वो लड़की इस दुनिया में नहीं है और ये लड़का अब जेल की सलाखों के पीछे है। तो यही मैं बता रहा था कि 1 मिनट का गुस्सा आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए काफ़ी है, और वो एक लॉकेट जो उस लड़की का परिचय बताते हुए कातिल तक पहुंचने का रास्ता बना देता है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि जीवन में कभी भी
गुस्सा आए तो गुस्सा पे कंट्रोल कीजिए। हो सकता है कि आपके 1 मिनट का गुस्सा आपकी ज़िंदगी की बर्बादी का सबब बन जाए। जय भारत।